हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनकुश कुशवाहा। जीआईसी और यूपीपीजीटी की इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग फ्लूइड प्रेशर और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कवर करेंगे। पार्ट 2 में सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी की बात होगी, और फिर इन दोनों लेक्चर को मिलाकर जो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यानी पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो अभी तक मैकेनिक्स के 26 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उन लेक्चर को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हर एक टॉपिक को प्रॉपर तरीके से, जो भी आपका टीजीटी, पीजीटी और यूपीपीएससी जो जीआईसी का एग्जाम होने वाला है, इसमें जो भी फिजिक्स का सिलेबस है सबको मर्ज करके एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। एकदम सीक्वेंस में आपको सारे टॉपिक का डिटेल नॉलेज वहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल भी कराए हैं हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। तो मैकेनिक्स जो कि आपके सिलेबस का सबसे बड़ा यूनिट है, वो लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि ये सबसे लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद आपका ये मैकेनिक्स पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा, यानी कि इसके बाद सिर्फ 2 और लेक्चर आपको पढ़ने हैं मैकेनिक्स से रिलेटेड। तो टोटल 29 लेक्चर के बाद मैकेनिक्स आपका कवर होगा। हर लेक्चर ऑन एवरेज देखा जाए तो 1 घंटे का है। कुछ लेक्चर 30 से 40 मिनट के हैं, तो कुछ लेक्चर 1 घंटे के हैं, और कुछ लेक्चर 1.5 घंटे के भी हैं, 1.25 घंटे के भी हैं। तो ऑन एवरेज देखा जाए तो टोटल 30 घंटे, 29 घंटे में ये आपका पूरा मैकेनिक्स कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है नेचर टू फ्लो, नेचर टू फ्लो। जिसके अंदर भी बहने का गुण होता है उसी को हम फ्लूइड या उसी को हम तरल पदार्थ कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पदार्थों का वर्गीकरण करके बताइए पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जवाब हमेशा 3 आए, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप उसका जवाब 2 भी दे सकते हैं। कैसे? आप बोल सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठोस यानी कि सॉलिड और तरल यानी कि फ्लूइड। यहाँ पर फ्लूइड यानी कि जिनके अंदर फ्लो होने का नेचर हो, यानी कि लिक्विड और गैस। ठीक है, लिक्विड और गैस। तो इस तरीके से भी आप क्लासिफिकेशन बता सकते हैं, और इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन बता सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस, या फिर ठोस और तरल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के 2 ब्रांच होते हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक्स होता है और एक हाइड्रोडायनेमिक्स होता है। स्टैटिक्स में हम खास करके वैसे केस में हम स्टडी करते हैं जब वो फ्लूइड, वो लिक्विड रुका रहता है, स्टेबल रहता है, और जब वो मूव करता है, फ्लो करता है, तो फिर हम हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो हाइड्रोडायनेमिक्स का जो पार्ट है, यानी कि विस्कोसिटी का जो टॉपिक है, या फ्लो ऑफ लिक्विड जो बर्नौलीज थ्योरम वगैरह है, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मैकेनिक्स पार्ट 2 में। आज की क्लास में जितना भी टॉपिक है वो सब के सब हाइड्रोस्टैटिक्स के टॉपिक है, यानी जब फ्लूइड रुका रहता है, द्रव जब रुका रहता है, तरल जब रुका रहता है, तब क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड प्रेशर की बात अगर हम करें तो फ्लूइड अगर आप समझ गए हैं तो फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। फ्लूइड प्रेशर यानी कि कह सकते हैं तरल दाब। वैसे कहने को तो तरल दाब है, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ पर फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, लिक्विड के ऊपर कर रहे हैं। जब भी जो भी डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे और जो भी चीज़ें आपको बोलेंगे वो ज़्यादातर लिक्विड के केस में आपको देखने को मिलेगा, बाकी वो लागू एज इट इज गैस के ऊपर भी होगा। ठीक है, तो फ्लूइड प्रेशर या तरल दाब क्या होता है। देखिए, फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी होती है। अब फिर से वही बात है कि हम बात फ्लूइड की कर रहे हैं, लेकिन हमेशा एग्जाम्पल यहाँ पर लिक्विड का लेकर चलेंगे, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा आसान होगा। तो मान लीजिए ये कंटेनर है और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, यानी कि कोई द्रव भरा हुआ है, और इस कंटेनर के अंदर आपने इस कंटेनर के अंदर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है, क्यूब मान लीजिए या क्यूबॉइड मान लीजिए। तो जब इस क्यूब को आप इसके अंदर रखते हैं, इस बर्तन के अंदर, तो ये जो फ्लूइड है, ये जो तरल है, वो इसके हर एक सतह पर ऐसे एक बल लगाता है, इस तरीके से। यानी बिल्कुल इसके हर एक सतह के हर एक सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये द्रव इसके ऊपर एक बल लगाता है, एक फोर्स लगाता है। ये जो फोर्स होता है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। जैसे इधर वाले सरफेस पर ऐसे बल लग रहा है, इधर वाले सरफेस पर ऐसे बल लग रहा है, इधर वाले सरफेस पर ऐसे बल लग रहा है। यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो हमेशा सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है।
तो आप कह सकते हैं कि दिस इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड में रखा जाता है, फ्लूइड का मतलब द्रव में रखा जाए या गैस में रखा जाए, तो उस द्रव या उस गैस की वजह से हमेशा उसके सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। उस नॉर्मल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। ठीक है। अप थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी अप थ्रस्ट के बारे में आगे अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आएंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे अप थ्रस्ट कब बोला जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स जो यहां पर काम करता है उसी को हम थ्रस्ट कहते हैं। और ये जो थ्रस्ट होता है वो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। और दूसरी बात ये कि अगर इस थ्रस्ट को हम पर यूनिट एरिया पर निकाल लें, यानी आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स या फिर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ कांटेक्ट कह लीजिए, कांटेक्ट में जितना एरिया है उस फ्लूइड के कांटेक्ट में, तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं, तो इसी को हम कहते हैं प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड प्रेशर। तो तरल दाब कब निकलेगा? तो तरल दाब का ये फार्मूला हो गया, जैसे कि आप दाब या प्रेशर का फार्मूला जानते ही हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लेकिन लिक्विड या फ्लूइड के केस में जो फोर्स रहता है वो हमेशा सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रहता है, और इसको हम नॉर्मल फोर्स या फिर थ्रस्ट बोलते हैं। तो हमने जब आपको इलास्टिसिटी पढ़ाया था तो हमने कहा था कि जो स्ट्रेस का फार्मूला होता है उस स्ट्रेस में भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो प्रेशर का फार्मूला है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वो भी है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या डिफरेंस है स्ट्रेस और प्रेशर में? तो दोनों में यही डिफरेंस है कि स्ट्रेस में जो फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, मतलब बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं वो नहीं, उसके अंदर से जो अपोजिट एक फोर्स लगने लगता है ये वहाँ पर ये फोर्स होता है। जबकि प्रेशर के केस में जो फोर्स हम लिखते हैं वो एक्शन वाला फोर्स होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि थ्रस्ट होता है या नॉर्मल फोर्स होता है। ठीक। और इन इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में एफ डैश और एफ दोनों इक्वल होते हैं। तो यही डिफरेंस होता है स्ट्रेस और प्रेशर में, कि स्ट्रेस में ये जो फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, और प्रेशर में ये जो फोर्स होता है वो नॉर्मल अप्लाइड फोर्स होता है। ठीक है, उसी को थ्रस्ट बोलते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर की पॉइंट आप समझ लीजिए। वैसे तो प्रेशर तो ठीक है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो दो चीज़ें यहाँ काम करेंगी। एक तो आप फोर्स की वैल्यू बढ़ा दीजिए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप फोर्स की वैल्यू मत बढ़ाइए, लेकिन आप जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, जितने एरिया ऑफ कांटेक्ट पे फोर्स लग रहा है उस एरिया को आप कम कर दीजिए, तब भी प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी प्रेशर को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो आप फोर्स को बढ़ा दीजिए या फिर फोर्स को मत बढ़ाइए, आप एरिया को कम कर दीजिए। और प्रेशर का मतलब यहाँ पर एक अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करी जाए तो प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप कह लीजिए इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसका जितना ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा तो आप कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर लग रहा है। तो इस फार्मूले से देखिए जरा कि प्रेशर की बात करें अगर, तो मान लीजिए कि ये एक कील है ना, ये एक कील है। इस पर जब आप हथौड़े से इसको पीटते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो सपोज कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और एक और ऐसा ही कुछ ले लीजिए, लेकिन उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर वो एरिया थोड़ा ज़्यादा आप रखिए, पहले से थोड़ा एरिया ज़्यादा रखिए। अभी आप फिर से वही 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए, तो आप देखेंगे कि ये जो कील है वो ज़्यादा अंदर तक धंस जाता है, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई देता है, जबकि वो उतना ही फोर्स लगा रहे हैं उसका इफेक्ट यहाँ पर कम दिखाई देता है। तो मेन जो रीज़न है वो क्या है? वो है एरिया ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर सरफेस में ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम है, और यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने का मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा, तो इस वजह से ये ज़मीन में ज़्यादा नहीं धंसता है। तो कोई भी चीज़ को अगर आपको कहीं पर है ना अंदर तक उसको मतलब धंसाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो नुकीला होने की वजह से वो कम फोर्स पर ही ज़्यादा प्रेशर फील करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डेली लाइफ में प्रेशर के। जैसे एक एग्जाम्पल ये है कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, इस तरह के रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उसको इस तरह के सीमेंट या लकड़ी के जो स्लीपर्स होते हैं उनके ऊपर बिछाया जाता है।
मतलब जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो हमेशा सीमेंट या लकड़ी के जो स्लीपर होते, स्लीपर बोला जाता है उसको, उसके ऊपर रेलवे ट्रैक को बिछाया जाता है। इसका मेन रीज़न क्या है? तो इसका मेन रीज़न ये है कि देखिए रेलवे ट्रैक्स का जो थिकनेस होता है वो बहुत कम होता है, और ट्रेन जो उसके ऊपर चलती है उसका वजन, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, यानी फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऊपर से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम है। तो अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम है और फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है तो दोनों जो फैक्टर हैं वो प्रेशर को बढ़ाने वाले। तो इसका मतलब कि वो जो रेलवे ट्रैक है वो धंस जाता ज़मीन में, तो उसको धंसने से बचाने के लिए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाया जाता है, और उसके लिए क्या किया जाता है कि रेलवे ट्रैक के नीचे ये स्लीपर लगा दिए जाते हैं लकड़ी के या सीमेंट के। इससे क्या होता है कि अब जब इसके ऊपर से ट्रेन जाती है तो उसका जो पूरा का पूरा वेट है वो इस रेलवे ट्रैक के सहारे इस स्लीपर के ऊपर लगने लगता है, और जो स्लीपर है वो देखिए काफ़ी यहाँ तक फैला हुआ है और काफ़ी नज़दीक लगाया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो फोर्स है वो पूरे स्लीपर के ऊपर काम करने लगा है, और इसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो इतने लंबे चौड़े एरिया में जब वही फोर्स लगता है तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है? कम, और प्रेशर की वैल्यू कम हो जाने से ये धंसने से बच जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो सूटकेस होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूटकेस के जो हैंडल होते हैं उनको मोटा या चौड़ा क्यों बनाया जाता है? तो सूटकेस के जो हैंडल्स होते हैं, मान लीजिए ये सूटकेस है, तो इसके जो हैंडल्स यहाँ पर होते हैं वो मोटे या चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इसको जब आप पकड़ें और पकड़कर खींचें तो आपके हाथ पर जो दाब हो, जो प्रेशर हो वो कम हो। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाने से प्रेशर कम हो जाता है, तो आपको सुरक्षित बचाने के लिए यहाँ पर हैंडल जो है वो मोटा रहता है। अगर ये हैंडल बहुत पतला हो जाए, वायर तार की तरह हो, तो जब आप उसको खींचेंगे तो जो भी फोर्स लग रहा होगा इसके वजह से वो फोर्स पर यूनिट एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो आप वो जो है मतलब चीड़ फाड़ लेता है। इसके अलावा और भी आप जानते हैं कि एग्जाम्पल्स में कहा जाता है कि नंगे पैर चलना थोड़ा मुश्किल है, जबकि आप स्लीपर पहन के, जूते पहन के आराम से चल सकते हैं। तो नंगे पैर चलने पर क्या होता है? देखिए, अगर आप इसको इस एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहते हैं, मान लीजिए, तो अगर आप ऐसे नंगे पैर जाते हैं तो क्या होता है? जो ज़मीन में कंकड़ पत्थर है उसका ये नुकीला भाग है, ये नुकीला भाग आपके पैर के कांटेक्ट में आता है और आपके ऊपर पूरी बॉडी का वेट है। तो यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया बहुत कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा फोर्स काम करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर काम करता है, ये आपको धंस जाता है। लेकिन जब आप इसी में स्लीपर पहन लेते हैं या शूज पहन लेते हैं तो अब ये कंकड़ पत्थर इसके कांटेक्ट में आएगा, और जो भी आपकी पूरी बॉडी का वेट लग रहा है वो इस पूरे एरिया ऑफ कांटेक्ट में, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉलिड होता है ना, ये थोड़ा सा सॉलिड होता है, तो ये जब एरिया ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा एरिया पर जब ये फोर्स लगता है तो प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से आपको अच्छा लगता, मतलब आरामदायक रहता है, कंफर्टेबल रहता है। तो नंगे पैर चलना कठिन होता है, जबकि जूता और चप्पल पहन के आराम से चला जा सकता है। और जो सुई होती है वो नुकीली बनाई जाती है, जो सूटकेस होते हैं उसके हैंडल चौड़े बनाए जाते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स होता है उसको स्लीपर के ऊपर बिछाया जाता है। इन सब फिनोमेना में, इन सब जो आपको डेली लाइफ में देखने को चीज़ें मिल रही हैं उसमें मेन चीज़ क्या है? मेन है प्रेशर। तो प्रेशर को कम करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, या बढ़ाने के लिए भी की जाती है जैसी ज़रूरत हो। ठीक, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ये फ्लूइड प्रेशर के लिए खास करके हम बात कर रहे थे, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। यूनिट्स ऑफ प्रेशर देख लीजिए, यूनिट्स ऑफ प्रेशर खूब पूछा जाता है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के कई यूनिट हैं आपके पास। सबसे पहले तो एसआई यूनिट की बात कर लें तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का जो यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये जो यूनिट आता है इसी को हम बोलते हैं पास्कल, पास्कल, और इसका सिंबल PA। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट है प्रेशर का। और ध्यान रखिएगा, पास्कल जब पूरा लिखेंगे तो P स्मॉल से होगा, लेकिन जब सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल P स्मॉल a। और ये रूल होता है फिजिक्स में कि किसी भी अगर साइंटिस्ट के नाम पर कोई मात्रक है, कोई यूनिट है, तो उसको जब पूरा लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, जबकि सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर ग्रामर का वो रूल काम नहीं करता जो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो तो उसको कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए। फिजिक्स में ये आपको अलग दिखेगा। ठीक है, जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे, न्यूटन अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, सिंबल लिखना होगा तो कैपिटल लिखेंगे, यहाँ स्मॉल लिखते हैं तो गलत है। इसी तरह से आपने देखा होगा जूल, जूल जब पूरा लिखेंगे तो स्मॉल होगा, लेकिन सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल G होगा। इसी तरह से आपने देखा होगा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, तो हेनरी अगर पूरा लिखेंगे तो स्मॉल होगा, लेकिन जब हाफ लिखेंगे तो कैपिटल H होगा। और सेम टाइप से आप देख रहे हैं कि ये आपके
पास्कल हो गए, यानी कि जब पूरा लिखेंगे तो स्मॉल p होगा और अगर सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल P स्मॉल a। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि नॉर्मल जो ग्रामर का रूल होता है फिजिक्स में मात्रकों को लिखने में, अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर मात्रक है तो वो रूल काम नहीं करता है। ये एग्जाम्पल हो गए। तो प्रेशर की SI यूनिट हो गई पास्कल। और भी कुछ यूनिट हैं, एटीएम। एटीएम मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और तीसरी जो बात है वो है, तीसरा जो यूनिट है वो है बार। 1 बार इज इक्वल टू होता है 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। और चौथी जो यूनिट है दैट इज टॉर। और 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 133 पास्कल। तो प्रेशर के ये 4 यूनिट याद रखिए, जिसमें पास्कल SI यूनिट है। बाकी इसके अलावा भी ये कुछ डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे एटीएम हुआ, बार हुआ, टॉर हुआ। ये रिलेशन याद रखिए, 1 बार 10⁵ पास्कल के इक्वल, 1 टॉर 133 पास्कल के इक्वल, और 1 एटीएम यानी कि हमारी बॉडी पर एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर काम करता है वो कितने पास्कल का होता है? तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इतना प्रेशर हमारी बॉडी पर एयर में, मतलब ये जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, जो फ्लूइड है, उसकी वजह से हमारी बॉडी पर लगातार इतना प्रेशर लग रहा है। और वो प्रेशर कैसे लग रहा है? तो पूरी बॉडी में हर एक पार्ट पर बिल्कुल हमारे सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पर ऐसे लग रहा है, यहाँ पर ऐसे लग रहा है और इधर ऐसे लग रहा है, यानी जो फ्लूइड प्रेशर होगा वो हमेशा सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर काम कर रहा है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक चीज आप देखिए, यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बाद एक चीज आप ध्यान रखिए कि प्रेशर जो होता है, जैसे अर्थ के सरफेस पर हम लोग हैं, अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे यहाँ पर हैं तो ये पूरा एटमॉस्फेयर है, ये सभी इसमें गैसेस हैं, उसकी वजह से हमारे ऊपर कुछ प्रेशर लग रहा है। तो अगर हम यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर चले जाएं, तो जब ऊपर यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो अब तो हमारे ऊपर कम गैसें होंगी, गैसें कम होंगी। यहाँ पर ये पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे ऊपर काम कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये जो हाइट ऑफ जो भी आपके पास यहाँ पर फ्लूइड है, हाइट ऑफ फ्लूइड कम होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर आप अर्थ के सरफेस पर हैं तो इतना प्रेशर काम कर रहा है, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। और अगर इसके अंदर जाएंगे, अंदर का मतलब ये है कि मान लीजिए ये पानी है, ये समुद्र है, इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो अंदर जाने पर भी प्रेशर क्या होगा? अंदर जाने पर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर काम कर ही रहा है, साथ ही साथ ये लिक्विड की कॉलम जो है, लिक्विड की जो हाइट है, इस लिक्विड की वजह से भी आपके ऊपर कुछ प्रेशर काम करेगा। तो जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा, अंदर जाएंगे प्रेशर ज़्यादा होगा। और ये दोनों ही कंडीशन खतरनाक है। कैसे? देखिए, पहली बात तो अर्थ पर जब हम लोग हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में, नसों में जो खून बह रहा है उसका भी अपना एक प्रेशर होता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर तो है हमारी बॉडी के अंदर नसों में, और साथ ही साथ बाहर के एटमॉस्फेयर का भी एक प्रेशर है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर रहे हैं। तो जो ब्लड वेसल्स हैं, अंदर भी प्रेशर है और इसके बाहर भी प्रेशर है, और अर्थ के सरफेस पर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यानी जहां हम लोग रह रहे हैं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारी बॉडी पर, ब्लड वेसल्स पर, और अंदर से जो ब्लड है उसका जो प्रेशर है वेसल्स पर, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मली रह सकते हैं, जिंदा है। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी बाहर का जो प्रेशर, जो ऐसे प्रेशर काम कर रहा था, वो डिक्रीज होगा, लेकिन अंदर वाला प्रेशर तो डिक्रीज नहीं होगा। और आप देखिए जरा कि अगर ये एक दीवार है, इधर जितना फोर्स लग रहा है इधर भी जितना फोर्स लग रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन ये है, 10 न्यूटन ये है, तो अभी आप देखेंगे इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज, कैंसिल आउट कर रहे हैं। और हमने क्या किया कि एक हम फोर्स को घटाते गए, 10 से हमने 8 किया, 8 से 6 किया, 6 से 4 किया, 3 किया, 2 किया। तो जैसे जैसे आप ये फोर्स कम करेंगे वैसे वैसे ये वाला जो फोर्स है वो इफेक्टिव होता जाएगा और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमने इस फोर्स को नहीं बढ़ाया, लेकिन इस फोर्स को हमने घटा दिया, और जैसे हमने इसको घटा दिया तो फिर ये इफेक्टिव हो गया, तो इस फोर्स के डायरेक्शन में जो भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी सब होने लगेगा। तो
तो एटमॉस्फेयर में हमारी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर दोनों बैलेंस हैं, लेकिन ऊपर जाने पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा, अंदर वाला प्रेशर थोड़ी कम होगा, ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर तो रहेगा ही। तो वो ब्लड प्रेशर जब एटमॉस्फेयर, बाहर वाला एटमॉस्फेयर जो कि बैलेंस कर रहा था, वो जैसे जैसे कम होता जाएगा, अंदर वाला जो प्रेशर होगा वो इफेक्टिव होगा। उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल को छेद करते हुए जो ब्लड है वो बाहर निकल जाएंगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स जितनी भी है, जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, सब फट जाएंगी, नसें फट जाएंगी और खून बाहर निकलने लगेगा। तो अर्थ के सरफेस से ऊपर अगर आप ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे जैसे है नॉर्मली, अगर आप खास अरेंजमेंट करके एक कवच पहन के लोग जाते हैं ना, वो सब अगर करके आप जाते हैं तो फिर अलग बात है। अगर आप अपने प्रेशर को मेंटेन करके जाते हैं, ब्लड प्रेशर के इक्विवेलेंट प्रेशर उस खास कपड़े के अंदर, जैसे आपने देखा होगा मून वगैरह पर भी जो लोग जाते हैं वो खास एक तरह का कपड़ा पहने रहते हैं, उसी के अंदर वो बंद रहते हैं। एकदम खुले में ऐसे टी शर्ट पहनकर नहीं घूम सकते, नहीं तो पता चलेगा कि क्या होगा, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो बहुत कम है वहाँ पर, और यहाँ पर ब्लड का जो प्रेशर है वो तो इफेक्टिव हो जाएगा। तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो फट जाएंगी, नसें फट जाएंगी और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। और दूसरा केस ये वाला, अगर आप पानी के बहुत अंदर जाते हैं तो अंदर जाने पर क्या होता है कि अंदर जाने पर ये प्रेशर यानी लिक्विड का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। लिक्विड का प्रेशर बढ़ने की वजह से अब ब्लड का प्रेशर जो है वो तो जो है वो है ही, लेकिन लिक्विड का प्रेशर, ये बाहर वाला जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। तो ब्लड बाहर का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी बॉडी को ऐसे एकदम दबा देगा, यानी कि आप सिकुड़ जाएंगे, एकदम चिपक जाएंगे, है ना। पीठ और पेट दोनों मिलकर एक हो जाएगा, जैसे कविता आपने पढ़ा है, पीठ पेट दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा है लकुटिया टेक, वैसे ही टाइप से आपका जो बॉडी है वो एकदम चिपक जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर या बहुत अंदर जाने के लिए आपको एक खास कवच पहन के, एक खास कपड़े को पहन के जाना चाहिए। अगर आप ऐसे ही चले जाते हैं तो आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रेशर का एक इफेक्ट था, एग्जाम्पल था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक बात बताएं आपको कि ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए जो है वो है ही, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि डेली लाइफ में इतनी सारी जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि स्लीपर क्यों बिछाया जाता है, नंगे पैर चलने में क्या दिक्कत आती है, और नुकीला होने से क्यों कोई चीज़ ज़्यादा धंस जाता है, या चाकू में जब धार लग जाता है तो सब्जियां अच्छे से क्यों कटती हैं, ये सब आप प्रेशर के बेसिस पर समझ पा रहे हैं। और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसका क्या रोल होता है हमारे मतलब जीवन में, वो भी आपने देख लिया कि अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो भी प्रॉब्लम है और बहुत अंदर चले जाते हैं तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा ये फार्मूले से आप एक चीज़ और देखिए, P = F/A, एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। तो इसी बात की वजह से ये कहा जाता है कि जो समुद्री जीव होते हैं, ज़्यादातर जो समुद्री जीव होते हैं उनका जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि वो चपटे ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर जो समुद्री जीव होते हैं वो चपटे होते हैं। चपटे होने का मतलब उनका एरिया ज़्यादा होता है। तो एरिया ज़्यादा हो जाने की वजह से इतने अंदर, पानी के इतने अंदर रहते हैं तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा लगना चाहिए था, लेकिन एरिया कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हो जाता है और इतना प्रेशर हो जाता है कि ये उसको झेल ले जाते हैं, है ना। तो ये कहा जाता है कि सभी जो जलीय जीव हैं, समुद्री जीव हैं, वो चपटे क्यों होते हैं अक्सर, तो वो चपटे होते हैं इसी वजह से वो उतने अंदर तक रह पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर का ही यहाँ पर असर है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ बहुत ही सिंपल सा है ये पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कंटेनर में मान लीजिए ये कोई एक सिलेंडर है, सिलेंडर के शेप का कोई ऑब्जेक्ट है और ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब कि जितना फोर्स या प्रेशर इधर लग रहा है उतना ही इधर भी लग रहा है, ठीक, और जितना इधर लग रहा है उतना इधर भी लग रहा है, तभी ये इक्विलिब्रियम में है। अगर इनमें से कोई भी एक दूसरे को बैलेंस ना करता तब तो ये इक्विलिब्रियम में ना रहता। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इन इक्विलिब्रियम द प्रेशर एट ईच पॉइंट इन अ लिक्विड इज सेम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इन इक्विलिब्रियम, ये हम इन इक्विलिब्रियम में बात कर रहे हैं और ग्रेविटी को इग्नोर करके बात कर रहे हैं। अगर हम ग्रेविटी को, इफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड, अगर ग्रेविटी को इग्नोर करें तो इक्विलिब्रियम में प्रेशर इज सेम एट ईच पॉइंट ऑफ फ्लूइड
या फिर लिक्विड कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ग्रेविटी का कोई असर आपको नहीं, मतलब ग्रेविटी को आप मानते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर जी की वैल्यू सेम है, यहाँ और यहाँ भी जी की वैल्यू सेम है, तो अगर हम ग्रेविटी के मामले को इग्नोर कर दें तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है। इस बात का एक कंक्लूजन ये है, इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, इसका एक परिणाम है, वो ये कि अगर साम्यावस्था में किसी भी द्रव में बात की जाए तो अगर वो बंद कोई बर्तन हो और उसमें किसी एक भाग पर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो उतना ही प्रेशर बिना क्षय हुए, बिना नुकसान हुए, बिना कम हुए समान मात्रा में सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं इन एन इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड मतलब बंद रहना चाहिए किसी बर्तन में, इन एन इनक्लोज्ड वेसल pressure is transmitted equally in all direction, ठीक है। तो अगर कोई कंटेनर है और वो बंद है, क्लोज्ड है, उसके अंदर लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ है, तो जो प्रेशर होता है वो सभी डायरेक्शन में एकदम बराबर मात्रा में ट्रांसमिट हो जाता है, संचरित हो जाता है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं एक डायग्राम से, क्योंकि पास्कल्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट नंबर 1। इसमें फ्लूइड प्रेशर जो है उसको लेकर पास्कल ने जो चीज़ें बताई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अभी हम लोग ग्रेविटी को भी कंसीडर करेंगे, अभी तो ग्रेविटी को इग्नोर करके चल रहे हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक हटाते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक इनक्लोज्ड, जैसे केस में ये रूल लागू होता है वैसे केस में मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और इसमें बहुत सारे हमने क्या किए, ट्यूब्स लगा दिए। ऐसे अलग अलग हाइट पर ये ट्यूब लगे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग हाइट पर अगर हम ये ट्यूब लगा दें, कुछ मान लीजिए यहाँ से भी ट्यूब निकले हुए हैं, ऐसे गए हैं ऊपर, तो पास्कल लॉ यही कहता है कि किसी भी इनक्लोज्ड कंटेनर में जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर इक्वल अमाउंट में सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन नॉर्मली आप अगर सोच रहे होंगे तो आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि जब हम इसको दबाएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ काम करेगा और सबसे कम प्रेशर यहाँ पर काम करेगा, जबकि रियल में होता यह है कि जब आप यहाँ से प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्वल अमाउंट में वो प्रेशर, क्योंकि ये इनक्लोज्ड है ना, ये कंटेनर के अंदर लिक्विड इनक्लोज्ड है, तो जब आप यहाँ से प्रेशर लगाते हैं तो समान प्रेशर, बराबर प्रेशर सब जगह काम करता है। एक्सपेरिमेंटली इसका वेरिफिकेशन हो गया है कि आपको यही देखने को मिलेगा कि इक्वल हाइट तक सब में लिक्विड ऊपर चढ़ता है, और इससे ये कंफर्म होता है कि सब में प्रेशर सेम काम कर रहा था। अगर इसमें ज़्यादा प्रेशर काम करता तो इसमें ज़्यादा ऊपर तक लिक्विड जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितने भी ट्यूब यहाँ पर दिख रहे हैं सभी के सभी ट्यूब में जो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम होता है वो सेम रहता है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इन एन इनक्लोज्ड लिक्विड या इन एन इनक्लोज्ड वेसल प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, है ना, ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। और ये हम तब तक बात लागू मानेंगे जब तक ग्रेविटी को इग्नोर किया जा सकता है, मतलब कि यहाँ पर जी की वैल्यू और यहाँ पर जी की वैल्यू में कोई बहुत ज़्यादा चेंज ना आए। अगर जी की वैल्यू में चेंज आएगा, यानी आप जी को भी कंसीडर कर रहे हैं, अगर ग्रेविटी को कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर चीज़ बदल जाएगी। और उसका रिजल्ट आपको दिखाते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अगर ग्रेविटी में एक कंसीडरेबल चेंज है, यहाँ पर ग्रेविटी अलग है, जी की वैल्यू यहाँ पर अलग है, यानी कि अगर हम अर्थ के सरफेस पर जी की बात करें और समुद्र में बहुत अंदर गहराई में चले जाएं तब जी की बात करें तो बदल तो जाएगा। तो ऐसे केस में इक्वल प्रेशर नहीं रहता है। तो ऐसे केस में कैसा होता है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि पास्कल्स लॉ ये भी पास्कल्स लॉ ही है, ये भी पास्कल्स लॉ ही है, लेकिन तब जब हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट का डिफरेंस मिले तब, व्हेन ग्रेविटी इज कंसीडर्ड, जब ग्रेविटी को कंसीडर किया जाए, उसको लागू किया जाए, तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग
आपको क्या रिजल्ट मिलता है, इस पॉइंट पर जो प्रेशर लगता है P1 और इस पॉइंट पर जो प्रेशर लगता है P2, दोनों में डिफरेंस है। और अगर ये मान लीजिए कि इसकी हाइट h है तो फार्मूला यही आता है कि प्रेशर P2 इज इक्वल टू प्रेशर P1 प्लस h इंटू रो इंटू जी। और इस P1 को आप इधर ले जाइए तो क्या मिलेगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू h इंटू रो इंटू जी। यानी आप ये कह सकते P2 माइनस P1 को आप सिंपली P बोलिए तो P इज इक्वल टू h इंटू रो इंटू जी आ जाएगा। और ये फार्मूले से क्या पता चल रहा है, ये फार्मूले से ये पता चल रहा है कि प्रेशर जो होता है, यानी प्रेशर का डिफरेंस, यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर, तो ये प्रेशर ज़्यादा है इस वाले प्रेशर से, तभी हमने इस वाले प्रेशर में से जब इस वाले प्रेशर को माइनस किया P2 माइनस P1 किया, दैट इज इक्वल टू h इंटू रो इंटू जी। जहाँ पर h क्या है, ये जो लिक्विड कॉलम है उस लिक्विड कॉलम की हाइट है, रो क्या है, जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं उसकी डेंसिटी है, और g क्या है, g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आप जी ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम नहीं है, अलग अलग है। और ग्रेविटी को कंसीडर करने का मतलब कि हम एक वर्टिकल डायरेक्शन में बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप जानते हैं जी की वैल्यू यहाँ पर जितनी है उतनी वैल्यू यहाँ भी होगी, उतनी वैल्यू यहाँ भी होगी। तो ऐसे केस में प्रेशर हर जगह सेम मिलेगा। पास्कल लॉ में आपने यही तो देखा कि अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर करें तो ग्रेविटी को इग्नोर करने का मतलब ये केस हो सकता है, या इसके जस्ट नीचे जो पॉइंट हो वो बहुत नज़दीक ही हो, तभी जी की वैल्यू में कोई खास चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर सकते हैं तो हर एक पॉइंट पर लिक्विड का प्रेशर सेम होता है, और इनक्लोज्ड बर्तन में अगर आप प्रेशर बढ़ाते भी हैं तो सब डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन अगर ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप लिक्विड कॉलम की हाइट जितनी ज़्यादा लेंगे, प्रेशर P2 की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती जाएगी P1 से, क्योंकि P2 इज इक्वल टू P1 और प्लस में h रो जी। तो जितना ज़्यादा h होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, तो लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर का ये फार्मूला याद रखिए कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर का ये फार्मूला आप याद रखिए कि अगर h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है तो प्रेशर कितना आएगा, h रो जी। यानी इस लिक्विड कॉलम का ये प्रेशर है h रो जी। और इसके अलावा एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर P1 है तो ये P1 और ये इतना h रो जी, तो इस सतह पर जो प्रेशर काम करेगा वो P1 और प्लस में h रो जी। इसीलिए कहते हैं कि द्रव के अंदर, सतह के अंदर जाने पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये हाइट बढ़ती जाएगी। ये लिक्विड कॉलम या जो भी है फ्लूइड है उसका जो हाइट है वो बढ़ता जाएगा, और हाइट बढ़ता जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। इसके अलावा इससे ये भी पता चलता है कि जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है वो इस बात पर डिपेंड ही नहीं करती है कि इसकी मात्रा कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी इसकी कम हो या ज़्यादा हो, प्रेशर सेम काम करेगा। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है और इस लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, और किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि कितनी मात्रा में लिक्विड है और उसके अलावा बर्तन कैसा है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसकी वर्टिकल हाइट। तो P इज इक्वल टू h रो जी, ये आपको ध्यान रखना है। अब पास्कल का जो लॉ है उसके कुछ एप्लीकेशन आपको बताते हैं, और इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे पास्कल्स लॉ, जो मतलब पास्कल ने जो लॉ बताए फ्लूइड के प्रेशर के लिए, उनको समराइज करके फ्लूइड प्रेशर के जो लॉज बनेंगे वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आप पास्कल का जो लॉ है उसका एग्जाम्पल देखिए ये वाले पर, कि जब ग्रेविटी को हम इग्नोर कर सकते हैं, ऐसे वाले केस में इक्वल प्रेशर सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ मशीन हैं जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीन। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीन। खास करके हम इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस की बात करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब के सब पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है, जो ये कहता है कि इनक्लोज्ड कंटेनर में इक्वल प्रेशर सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। तो हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता दे रहे हैं। लिफ्ट का डायग्राम वगैरह आसान है तो इसको एक्सप्लेन करना भी आसान ही होगा। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, बहुत भारी किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है और आप बहुत कम फोर्स लगाना चाहते हैं। तो बहुत कम फोर्स लगाना चाहते हैं लेकिन आप बहुत भारी ऑब्जेक्ट को उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट की। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, दो टैंक होंगे, एक पतला टैंक हो गया, मतलब इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, और एक चौड़ा टैंक हो गया, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है।
और A2 इज ग्रेटर देन A1। इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, ये हमने कनेक्ट कर दिया। तो जो भी यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, जो भी द्रव भरा हुआ है, वो इसके अंदर से इधर जा सकता है। दैट मीन्स जब हम यहाँ पर प्रेशर बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम किसी भी मेथड से, मान लीजिए हम यहाँ चेयर लगा के ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये चेयर हमारी है और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं इस चेयर पर, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक इस तरह से इससे कनेक्ट करके एक हमने पिस्टन यहाँ लगा दिया है। तो जब हम इस पिस्टन को यहाँ से दबाएंगे, पिस्टन को यहाँ दबाएंगे तो यहाँ पर एक प्रेशर काम करेगा। तो मान लेते हैं यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो F1 है। अगर हम फोर्स के टर्म में बात करें, फोर्स F1 है और प्रेशर P1 है। तो जब ये ट्रांसमिट होगा, ये देखिए क्लोज्ड है, ये बर्तन के अंदर पूरा भरा हुआ है, यानी ये जमीन के अंदर पूरी व्यवस्था होती है, 2 टंकियां रहती हैं, दोनों में पानी भरा रहता है और दोनों अंदर ही अंदर आपस में कनेक्टेड होते हैं। और पहली वाली टंकी के ऊपर से पिस्टन की व्यवस्था अपने पास रखते हैं और दूसरी वाली टंकी से जो पिस्टन बनेगा या जो इस तरीके का सरफेस होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसको हम उठाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई भारी बहुत ऑब्जेक्ट है और इसको हम ऊपर तक उठाना चाहते हैं, जैसे ट्रक वगैरह है, बसेस हैं, तो उनको धुलने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। उनको धुलने के लिए मतलब उनकी सफाई करने के लिए उनको और ऊपर उठाने की ज़रूरत होती है। तो उतना वजन उठाने के लिए हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ से प्रेशर लगाने पर जो प्रेशर काम कर रहा है वो P1 है, जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे वो F1 है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ये प्रेशर, इक्वल प्रेशर इधर से ट्रांसमिट होते होते यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर लगेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर काम करेगा P2, वो प्रेशर और यहाँ पर जो प्रेशर काम करेगा P1, दोनों सेम होंगे। तो अगर P1 इज इक्वल टू P1 P2 होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो F1 अपॉन A1, और यहाँ पर भी फोर्स अपॉन एरिया यानी F2 अपॉन A2। यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ से अगर आप F2 का मान निकालेंगे तो F2 कितना आएगा, F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 और इनटू में F1। और जरा A2 अपॉन A1 को आप देखिए, आपने पहले ही क्या किया था, टंकी का जो एरिया क्रॉस सेक्शन था इस वाले का, वो इस वाले टंकी से ज़्यादा था। तो A2 इज ग्रेटर देन A1 का मतलब A2 अपॉन A1 जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। और A2 अपॉन A1 अगर ग्रेटर देन 1 है तो जरा यहाँ से देखिए आप, ये रिलेशन को हम F2 अपॉन F1 भी तो बोल सकते थे। F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, और A2 अपॉन A1 इज ग्रेटर देन 1 का मतलब कि F2 अपॉन F1 ग्रेटर देन 1, और F2 अपॉन F1 ग्रेटर देन 1 का मतलब कि F2 ग्रेटर देन F1। ठीक है, यानी ये कि आपने जितना भी यहाँ से फोर्स लगाया है, थोड़ा सा फोर्स लगाया है, उस थोड़े से फोर्स के लगाने के बावजूद यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ वो बहुत ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा ये फोर्स होगा तो ये डिपेंड करता है कि इस टंकी का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, एरिया कॉन्टेक्ट है, वो इसके एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट का कितना गुना था। मान लीजिए इस टंकी को आपने बहुत पतला बनाया और इस टंकी का आपने एरिया बहुत ज़्यादा लिया, 10 गुना लिया, तो A2 अपॉन A1 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के। अगर ये 10 गुना है तो भाग करेंगे 10 बार जाएगा। तो अगर A2 अपॉन A1 10 बराबर 10 है तो F2 अपॉन F1 भी 10 होगा, यानी F2 बराबर 10F1 हो जाएगा। यानी जितना भी आपने फोर्स यहाँ पर लगाया था उसका 10 गुना फोर्स यहाँ ऊपर काम करेगा, जो सीधे सीधे टंकी के एरिया पर डिपेंड कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन। और इस तरह के मशीन जो इस तरह से लिक्विड के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं उसको हम हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं। तो गाड़ियों में लगने वाला हाइड्रोलिक ब्रेक और इसके अलावा हाइड्रोलिक प्रेशर और हाइड्रोलिक प्रेस और ये आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब के सब पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो पास्कल्स लॉ है जहाँ पर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर सकते हैं उसका ये एप्लीकेशन है। बाकी जहाँ पर ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं उसको मिलाते हुए हम आपको फ्लूइड के प्रेशर के कुछ लॉज बता रहे हैं जिसको आप ध्यान रखिए। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, एक शेप वाला क्वेश्चन आता है कि आपको कई सारे कंटेनर दिए जाएंगे और हर कंटेनर का शेप अलग अलग होगा। जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, और एक और कंटेनर ले लेते हैं जो इसी का उल्टा कर देते हैं, यानी कि नीचे चौड़ा कर देते हैं और ऊपर पतला, इस टाइप का। ये 3 कंटेनर है और तीनों में क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। तीनों में लिक्विड भरा हुआ है। शर्त यह है कि तीनों में जो लिक्विड भरा हुआ है वो सेम लिक्विड है। तो आप कह सकते हैं तीनों में वाटर है, वाटर है और सेम टेम्परेचर पर है, तो डेंसिटी भी सेम होगी और सेम हाइट तक है। ठीक है, सेम हाइट है सबका। तो आपको बताना है कि P1, P2 और P3 में कौन वैल्यू सबसे ज़्यादा है और कौन वैल्यू सबसे कम।
तो देखिए अगर लिक्विड सब में सेम है तो डेंसिटी रो की वैल्यू सेम होगी, और हाइट सब में सेम लिया गया है तो एच की वैल्यू सब में सेम होगी। और प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो P इक्वल टू होता है H इंटू रो इंटू जी। लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर का फार्मूला H इंटू रो इंटू जी, यानी लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है वो सिर्फ हाइट पर और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। इस बात पर तो डिपेंड ही नहीं करता कि बर्तन कैसा था या बर्तन में लिक्विड का अमाउंट कितना था। यानी आप ये ध्यान दीजिए कि अगर इसमें हम कहें 5 लीटर भरा है और इसमें सिर्फ 2 लीटर भरा है, तब भी प्रेशर दोनों में सेम काम करेगा। जबकि कॉमन सेंस अगर यूज करें तो ऐसा लग रहा है कि 5 लीटर है और ये 2 लीटर है, 5 लीटर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा काम करेगा। नहीं, प्रेशर जो होता है वो सिर्फ एच पर डिपेंड करता है और रो पर डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ लिक्विड मैटर नहीं करता है प्रेशर के केस में, इसलिए अक्सर लोग गलती कर देते हैं। लोगों को लगता है ज़्यादा अमाउंट है ज़्यादा प्रेशर काम करेगा। नहीं, प्रेशर सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि सब में प्रेशर यहाँ पर सेम होगा, P1 P2 और P3 सब सेम होंगे। हाँ, अगर ये है कि हाइट सेम है लेकिन लिक्विड अलग अलग है, यहाँ पर कोई लिक्विड ऐसा है जिसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा है, तो अगर ये डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका प्रेशर भी इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर हाइट अलग अलग है और लिक्विड भी अलग अलग है तब तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा H रो जी, एक बार निकालेंगे इसके लिए और इसके लिए, फिर आप कंपेयर करेंगे कौन प्रेशर ज़्यादा है कौन प्रेशर कम है। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रेशर P है, आप देखिए अगर हम इस प्रेशर P की जगह पर एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर रख दें, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, जिसको हम 1 ATM कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर में हमारे ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो मरकरी होता है, मरकरी, अगर इसमें मरकरी भर दिया जाए किसी कंटेनर में, पारा, मरकरी मतलब पारा Hg धातु है, आप जानते हैं। और ये कैसा धातु है? ये द्रव धातु है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये धातु होते हुए, मेटल होते हुए भी ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो पारा या मरकरी जो है वो एक द्रव धातु है। और मरकरी का जो अगर किसी मान लीजिए कंटेनर में कोई ऐसे जैसे थर्मामीटर होता है, तो उससे अगर हम उसके हिसाब से अगर कोई प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाएं तो उसमें कितनी हाइट तक का जो मरकरी है वो कितने प्रेशर को बताएगा। तो लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर का फार्मूला आप जानते ही हैं। तो मान लीजिए मरकरी H हाइट तक भरा हुआ है, तो इस H हाइट तक भरने की वजह से यहाँ पर कितना प्रेशर काम करेगा सरफेस पर इस मरकरी की वजह से। तो जो प्रेशर होता है वो हाइट H पर डिपेंड करता है और इसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो प्रेशर P इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू जी। जब H की वैल्यू लेते हैं 76 सेंटीमीटर और रो की वैल्यू यानी कि ये मरकरी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इतना 10⁻³ MKS सिस्टम में होता है। और ये जब प्रेशर लेते हैं, सॉरी, ये जब इसकी डेंसिटी यूज़ करते हैं और ये हाइट इतना लेते हैं, तो जो प्रेशर आता है वो एग्जैक्टली 1 ATM के इक्वल आता है। तो आप एक बात याद रखें कि 1 ATM प्रेशर को ऐसे भी लिखा जाता है। 1 ATM प्रेशर का मतलब प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मरकरी अगर 76 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा हुआ है तो उसकी वजह से जो प्रेशर आता है दैट प्रेशर इज इक्वल टू 1 ATM, यानी 1 ATM यानी जो वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर काम करता है उतना प्रेशर यहाँ से आता है। तो इसके ऊपर भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आपको समराइज कर देते हैं। जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के प्रेशर के लिए जो रूल होते हैं, 4-5 रूल हैं, और वो पास्कल्स लॉ वगैरह को मिला के ही वो बनाए गए, कुछ बहुत स्पेशल नहीं है। यानी आप कह सकते हैं लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर के जो लॉज होते हैं वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये कि प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर इज सेम एट ईच पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर हर जगह सेम होता है। यानी अगर ऐसी एक लाइन खींचे और हम आपसे कहें यहाँ पर प्रेशर बताइए, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताइए, तो यहाँ पर बताइए और यहाँ पर, तो आप देखिए अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो जी की वैल्यू सबके लिए सेम होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में जी की वैल्यू चेंज होती है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर जी की वैल्यू सब जगह सेम है यानी ग्रेविटी को इग्नोर कर सकते हैं,
ये ग्रेविटी को इग्नोर करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो पास्कल्स लॉ में आपने देखा था कि जब ग्रेविटी को इग्नोर कर सकते हैं ऐसे केस में प्रेशर हर एक पॉइंट पर सेम होता है। तो पहला पॉइंट यही बन गया कि प्रेशर इज फ्लूइड प्रेशर इज सेम एट ईच पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एक क्षैतिज रेखा में हर एक बिंदु पर तरल का दाब सेम होता है। और दूसरा ये कि प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है। जैसे ये अलग अलग पॉइंट हैं तो अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर तो सेम है हॉरिजॉन्टल लाइन में, लेकिन अगर किसी हम एक ही पॉइंट की बात करें तो इस एक ही पॉइंट पर जो प्रेशर इधर 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 हर जगह तरफ काम करेगा वो प्रेशर हर एक डायरेक्शन में इक्वल काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो प्रेशर यहाँ पर ऐसे काम करेगा, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ तो प्रेशर तो ऐसे काम करेगा, क्योंकि प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस ऐसे रखा हुआ तो ये प्रेशर काम करेगा, सरफेस ऐसे रखा हुआ तो ये प्रेशर काम करेगा। तो एक ही पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में सेम होता है। तो ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा ये है प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। प्रेशर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड कॉलम की जो हाइट होती है, द्रव स्तंभ की जो ऊंचाई होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। P = H × ρ × G, ये फार्मूले से पता चलता है। और इसी बात को लेकर आप चौथा रूल भी बना सकते हैं, प्रेशर इसी फार्मूले से, प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ कंटेनर और अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो तरल दाब का जो नियम है वो यही 4 नियम आप याद रखिए। पहला नियम यह है कि किसी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर सब जगह सेम होता है। दूसरा यह है कि प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सब डायरेक्शन में सेम होता है। तीसरा यह है कि प्रेशर लिक्विड कॉलम की हाइट पर डिपेंड करता है और उसकी डेंसिटी भी आप इसी में ऐड कर सकते हैं, है ना, हाइट एंड डेंसिटी भी लिख दीजिए, हाइट और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। और चौथा इसी का निगेटिव टर्म है कि प्रेशर जो होता है वो लिक्विड के क्वांटिटी पर या कंटेनर का जो शेप है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, स्फीरिकल है या कैसा है, उसके शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है। ये चारों लॉज को हम बोलते हैं लॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर। क्लियर है? तो फ्लूइड प्रेशर में इतना ही आपको पढ़ना था। एक बार सारी चीज़ों को मैं जल्दी से 5 मिनट में समराइज कर देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर आएंगे जो कि बहुत छोटा सा लॉ है। तो सारी बातों को हम थोड़ा समराइज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा इलेबोरेटिव हो गए हैं, तो चीज़ें आपको इकट्ठा याद कैसे रहेंगी। तो सबसे पहले आपने देखा फ्लूइड क्या होता है, तो जिसके अंदर भी फ्लो होने का नेचर होता है वो फ्लूइड होता है, जैसे कि लिक्विड और गैस। फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है, तो फ्लूइड का प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स कैसे, कौन सा फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है, इसी को थ्रस्ट बोलते हैं। नॉर्मल फोर्स या थ्रस्ट का मतलब कि फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर होता है वो हमेशा सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मली काम करता है। ठीक है। तीसरा फिर आपने ये देखा कि प्रेशर के यूनिट कौन कौन से होते हैं, तो 4 यूनिट हमने आपको बताए। एटीएम आपने देखा, पास्कल देखा, उसके बाद आपने बार देखा और टार देखा, और इनके बीच का हमने रिलेशन भी आपको बता दिया था। पास्कल का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, पास्कल का मतलब वही 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 एटीएम जो होता है वो कितने पास्कल के इक्वल होता है, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और 1 बार क्या होता है, तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। और 1 टॉर क्या होता है, तो 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल। ये प्रेशर के यूनिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसी भी फोर्स, कहीं भी फोर्स लगा रहे हैं, उसका जितना ज़्यादा इफेक्ट दिख रहा है दैट इज ज़्यादा प्रेशर है। इफेक्ट ऑफ फोर्स को ही प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर को चेंज करने के लिए हम फोर्स और एरिया ऑफ कांटेक्ट दोनों को भी चेंज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी चेंज करेंगे प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर को ही कम या ज़्यादा करने के लिए, जैसे चाकू में धार लगाने से सब्जी अच्छे से कटती है क्योंकि एरिया कम हो जाता है कांटेक्ट का, तो अच्छे से फोर्स लागू होता है, यानी उसका इफेक्ट ज़्यादा दिखता है। बाकी ट्रेन जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह होते हैं उसके नीचे स्लीपर क्यों लगाया जाता है, ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए और प्रेशर कम हो जाए और वो ना धंसे।
चप्पल पहनकर चलना आसान होता है, सुविधाजनक होता है। क्यों? क्योंकि जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है तो जो कंकड़ पत्थर पैर में धंसने थे वो नहीं धंसते। ठीक है, ये सब प्रेशर के एग्जाम्पल्स थे और ये उसके यूनिट्स। फिर इसके बाद आपने देखा पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ हमने आपको 2 केस में बताया है। 2 केस में, एक वो जब ग्रेविटी को इग्नोर कर सकते हैं और एक वो जब ग्रेविटी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब ग्रेविटी को इग्नोर कर सकते हैं मतलब कि जी की वैल्यू अगर वेरी नहीं हो रही है, ऐसे केस में प्रेशर हर जगह सेम होता है। और इसी बात को दूसरे तरीके से बोला जाता है कि बर्तन में, किसी बंद बर्तन में जब दाब लगाते हैं तो बराबर प्रेशर सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाता है। पास्कल्स लॉ का ही कॉन्सिक्वेंस है। और इसी पर आधारित बहुत सारे मशीन बनाए गए जिनको हाइड्रोलिक मशीन बोलते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक इसके अलावा हाइड्रोलिक ब्रेक भी होता है। ये तीनों के तीनों पास्कल्स लॉ पर बेस्ड हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का पूरा डिटेल हमने आपको समझा दिया कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, बहुत कम फोर्स लगा के बहुत ज़्यादा फोर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो भारी भारी चीज़ों को उठाने के लिए ऊपर तक क्या करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट हम यूज करते हैं। किस पर बेस्ड है? पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है। और नेक्स्ट है आपका जी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये मतलब कि जहाँ पर जी की वैल्यू, मतलब डेल्टा जी इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब जहाँ पर जी की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब जी का जो वेरिएशन है वो 0 नहीं है, कुछ वेरिएशन दिख रहा है। तो जहाँ पर जी की वैल्यू में वेरिएशन दिखता है, यानी कि लिक्विड कॉलम में वर्टिकल केस में यहाँ पर जी अलग हो सकता है, यहाँ पर जी अलग हो सकता है। तो इस लिक्विड कॉलम की वजह से जो हाई प्रेशर आता है दैट इज H इंटू रो इंटू जी। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो मरकरी के कितने हाइट के इक्वल होता है। तो 76 जो सेंटीमीटर मरकरी होगा, हाइट होगा, उसका जो प्रेशर होगा वो 1 ATM के इक्वल होता है। ठीक, तो एक तो ये हो गया। बाकी इसी सब को मिलाते हुए हमने आपको पास्कल्स लॉ को मतलब कंप्राइज करते हुए हमने आपको बताया है फ्लूइड प्रेशर के लॉज। तो फ्लूइड प्रेशर के 4 लॉज। पहला ये कि सभी हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी पॉइंट आएंगे सब जगह प्रेशर सेम होगा। दूसरा ये कि हर एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम होगा। तीसरा ये कि प्रेशर की वैल्यू हाइट पर और लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। और चौथा ये है कि प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो अमाउंट ऑफ लिक्विड और शेप ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सारा हमने फ्लूइड प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर कर दिया। सिर्फ एक चीज़ बच गया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अब हम देख लेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है और इसमें क्या क्या रूल आते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसको खत्म करेंगे। चलिए, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाले टॉपिक को शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला आप जानते हैं, मास अपान वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम। तो इस फार्मूले में कुछ केसेस पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 लिक्विड हैं और एक की डेंसिटी D1 है, दूसरे की डेंसिटी D2 है, और इन दोनों लिक्विड को आपस में मिक्स कर दिया जाए। तो इन दोनों को आपस में मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट लिक्विड आपको मिलेगा उसकी डेंसिटी कितनी होगी। तो 3 केसेस हैं। अगर आप सेम वॉल्यूम को मिलाते हैं, मतलब बराबर आयतन को आपस में मिक्स करते हैं, तो जो घनत्व आएगा, डेंसिटी आएगा, वो आएगा D1 प्लस D2 अपान 2। मतलब अगर समान आयतन के द्रवों को आपस में मिला देते हैं और दोनों द्रवों का घनत्व अलग अलग है D1 और D2, तो परिणामी जो मिश्रित जो द्रव आपके पास आएगा उसका घनत्व हो जाएगा D1 प्लस D2 अपान 2। लेकिन अगर सेम वॉल्यूम की बजाय आप सेम मास ले लेते हैं, सेम मास, तो जो परिणामी द्रव का जो घनत्व आएगा दैट इज 2D1 D2 अपान D1 प्लस D2। ये केस नंबर 2। और केस नंबर 3 ये है कि अगर हम मासेस भी अलग अलग ले लें, मतलब मास भी सेम नहीं है, वॉल्यूम भी सेम नहीं है, और डेंसिटी तो अलग थी ही D1 और D2, तो परिणामी द्रव का जो घनत्व आएगा दैट इज M1 प्लस M2 अपान M1 अपान D1 प्लस M2 अपान D2। तो ये 3 केसेस आप याद रखिए। जब सेम वॉल्यूम को मिक्स करेंगे तो ये डेंसिटी का फार्मूला, सेम मास को मिक्स करेंगे तो ये डेंसिटी का फार्मूला, और जब मास भी सेम नहीं रहेगा और वॉल्यूम कुछ भी सेम नहीं है तो फार्मूला आ जाएगा D इक्वल टू M1 प्लस M2 अपान M1 अपान D1 प्लस M2 अपान D2। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट द्रव का घनत्व निकालने वाला आप फार्मूला तीनों याद रखेंगे। इसके अलावा घनत्व के बारे में आप जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो जो हम घनत्व निकालते हैं द्रवों का, तो जैसे द्रव का अगर आपसे घनत्व पूछें तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका घनत्व चेंज हो जाएगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी। और अक्सर क्या होता है,
अक्सर यही होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ डेंसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन वाटर के केस में थोड़ा अलग है। वाटर के केस में ये है, इसीलिए वाटर का यानी जल का ये जो व्यवहार है ना, उसको असामान्य व्यवहार कहते हैं। असामान्य व्यवहार, दैट इज, इसी को कहते हैं एनोमलस बिहेवियर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो एनोमलस बिहेवियर का मतलब आप कह सकते हैं जैसे इसेंट्रिक होते हैं ना, इसेंट्रिक, सनकी, जिनका पता ही नहीं रहता कब क्या करने वाले हैं, या जो लोगों से हटकर होते हैं। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट भी तो सनकी होते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिनको सुनकर लोग हंसते हैं। तो ये बिल्कुल अलग होता है, जितने भी और लिक्विड होते हैं, जितने भी और द्रव हैं, उनसे ये बिल्कुल अलग होता है आपका जल, वाटर। और ख़ास बात क्या है, कोई भी द्रव का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी घटती है, ये एकदम कन्फर्म है। लेकिन वाटर की बात करें तो 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप इसको गर्म करते हैं तो डेंसिटी घटने की बजाय बढ़ती है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम, वॉल्यूम मिनिमम होता है। अब इसके बाद जब 4 डिग्री सेल्सियस से आप आगे बढ़ेंगे तो फिर ठीक है, फिर तो अब जो नॉर्मल बिहेवियर होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी घटती है, वो आपको दिखेगा। लेकिन 0 से लेकर 4 तक इसका जो नेचर है वो थोड़ा अलग है, असामान्य है। इसलिए आप याद रखिए, वाटर के केस में जो इसकी डेंसिटी होती है वो स्पेशली 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको याद रखना है। तो अगर हम एक ग्राफ खींचें यहाँ पर डेंसिटी के बीच में और टेम्परेचर के बीच में, तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर दिखाएं और यहाँ पर डेंसिटी, तो 4 डिग्री सेल्सियस जहाँ होगा वहाँ पर डेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये मैक्सिमम, ये डेंसिटी है। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसी टेम्परेचर पर वॉल्यूम तो मिनिमम हो जाएगा। तो अगर ये टेम्परेचर है और यहाँ पर वॉल्यूम है तो ग्राफ जस्ट इसी का ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर डेंसिटी मैक्सिमम है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो वाटर के लिए ये ग्राफ दोनों याद रखिएगा, डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम, और कितनी होती है ये भी याद रख लीजिए। 2 चीज़ों की डेंसिटी आप याद रखिए, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, इसकी डेंसिटी 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और दूसरा अभी हमने मरकरी का बताया आपको, मरकरी का जो डेंसिटी होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, दैट इज़ 13.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दोनों डेंसिटी आप याद रखिए, ये वाटर का ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जो डेंसिटी हमने वहाँ पर लिखा है वाटर का, वो स्पेशली 4 डिग्री सेल्सियस पर लिखा है। ये फार्मूले आप नोट कर लीजिए। एक टर्म और आता है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी या आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी, जिसको एक और नाम देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसी भी पदार्थ का घनत्व या डेंसिटी जब हम वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, और वाटर की डेंसिटी भी किस टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, उसके कंपैरिजन में किसी मटेरियल की जो डेंसिटी होती है, जब वो हम बताते हैं इसके कंपैरिजन में कि इसका 2 गुना है, इसका 4 गुना है, इस घनत्व का 4 गुना है, 2 गुना है, वो जो हम बताते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी या फिर आपेक्षिक घनत्व। तो आप ये कह सकते हैं, अगर हम फार्मूला लिखें कि आपेक्षिक घनत्व क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है पदार्थ का जो भी घनत्व है वो तो आप लिखिए, लेकिन उसको आपको कंपेयर करना है जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व। वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होता है, उससे जब किसी मटेरियल की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो जो आता है वो उस मटेरियल का आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बाकी इसके अलावा बहुत एक छोटी सी चीज़ है, आप देख लीजिए कि उत्प्लावन बल क्या होता है। और उत्प्लावन बल अगर आपको समझ में आ गया तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इसके बाद आपका ये यूनिट, मतलब ये जो मैकेनिक्स पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। उत्प्लावन बल को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट, या फिर इसी को बॉयंट फोर्स भी बोलते हैं। उत्प्लावन बल का मतलब यह है कि देखिए, जब आप किसी द्रव को कहीं पर किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाते हैं
तो मान लीजिए ये कोई वस्तु ऐसे आप डुबा रहे हैं, तो जब आप इसको डुबाते हैं तो ये द्रव क्या करता है, आप जानते हैं कि इधर ऐसे थ्रस्ट काम करता है। तो ये जो थ्रस्ट काम करता है, देखिए इधर जो काम करेगा वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, और इधर ये ऊपर से कोई द्रव है नहीं और इतना आपने डुबाया है, तो यहाँ पर एक ऊपर की दिशा में एक बल लगेगा, और इस बल को अब हम थ्रस्ट की बजाय और एग्जैक्टली क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट कहते हैं। तो अगर ये पूरी तरह से डूब जाए तो ठीक है, चारों तरफ से लग रहा है, लेकिन अगर ये ऐसे डुबा रहे होते हैं, जब आप डुबाते हैं तो ऐसे में एक थ्रस्ट काम करता है, इस थ्रस्ट को हम बोलते हैं अप थ्रस्ट, और इसी को हिंदी में बोला जाता है उत्प्लावन बल। तो जब भी किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उस द्रव के द्वारा उस वस्तु के ऊपर एक बल लगता है, उस बल को हम उत्प्लावन बल बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं, और इस घटना को उत्प्लावन बोलते हैं। ठीक है, इस घटना को उत्प्लावन बोलते हैं, बायोंसी बोलते हैं, BUOYANCY। ठीक है, तो ये बॉयंट फोर्स हो गया, और इस घटना को बोलेंगे बायोंसी या उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट फोर्स। इसी के कॉन्सेप्ट को लेकर आर्किमिडीज ने एक फार्मूला दिया है। आर्किमिडीज ने ये बताया कि कोई भी वस्तु कब डूबती है और कब नहीं डूबती। ठीक है, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सिर्फ इतना आप ध्यान रखिए कि उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी वस्तु डूब जाएगी और कौन सी वस्तु तैरेगी। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए, जब भी किसी वस्तु को आप पार्शियली या फिर कंप्लीटली, किसी भी वस्तु को जब आप किसी द्रव में डुबाते हैं, चाहे आंशिक रूप से डुबाइए चाहे पूर्ण रूप से डुबाइए, तो जब उसको डुबाते हैं तो उसके ऊपर एक उत्प्लावन बल लगता है। या आप ये कह लीजिए कि जब भी किसी वस्तु को आप किसी द्रव में डुबाते हैं तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है, उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है। और कितनी कमी आ जाती है, तो इसमें जो कमी आती है वो इसके द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर। यानी अगर हम आपसे कहें कि इसका कुछ अपना भार है, लेकिन जब हम इसको, आपको पता है ना कि हाथी को भी आप उठा सकते हैं पानी के अंदर, क्यों? क्योंकि हाथी जब पानी में जाती है तो उसके शरीर के आयतन के बराबर द्रव को वो विस्थापित करती है। तो जितना द्रव को वो विस्थापित करती है उतना कुछ उसका अपना वेट भी निकलेगा, उतना इसके भार में कमी आ जाती है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है उसके भार में कमी हो जाती है, और यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि भार में कमी, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, यानी कि लॉस इन वेट, लॉस इन वेट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, जब किसी वस्तु को अंदर डुबाएंगे तो इसके भार में कमी आएगी। इसके भार में कमी कितनी आएगी, जितना द्रव को ये विस्थापित किया होगा उस द्रव के भार के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि अभी जो इसका भार आएगा, इसका भार यानी अपारेंट वेट कितना होगा, अपारेंट वेट। तो अपारेंट वेट कितना होगा, तो रियल वेट कुछ रहा होगा, रियल वेट, और कुछ इसके भार में कमी भी आई होगी। क्यों कमी आई होगी, क्योंकि इसके ऊपर की दिशा में एक जो है बल लगने लगा, उत्प्लावन बल लगने लगा, तो उसी उत्प्लावन बल के बराबर इसके भार में कमी आ जाएगी। और वो कितना होता है उत्प्लावन बल का मान, है ना, आप कह सकते हैं अपथ्रस्ट या उत्प्लावन बल कितना है, ये उस वस्तु के भार में होने वाली कमी के बराबर है। और कमी कितनी है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अपथ्रस्ट निकालने के लिए, आप बायोंट फोर्स निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। कितना फोर्स लग रहा है, तो जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स का मान हटाए गए द्रव के भार के बराबर। और दूसरा आर्किमिडीज ने जो बताया कि अपारेंट वेट कितना होगा, अपारेंट वेट बराबर रियल वेट माइनस ये ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, यानी कि आप कह सकते हैं अप थ्रस्ट। रियल वेट माइनस अप थ्रस्ट यानी W माइनस U, ये अपारेंट वेट है यानी कि आभासी भार है। ठीक है, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हम फिर से आपको बता दें कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तो उस वस्तु के भार में कमी होती है, और वस्तु के भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। और वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव का जो भार है उतना ही इसके ऊपर बल लग रहा है, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो अगर आपको उत्प्लावन बल निकालना है
अगर आपको उत्प्लावन बल निकालना है तो आप निकालेंगे क्या, हटाए गए या विस्थापित द्रव का भार निकाल लीजिए। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, अगर आपको आभासी भार निकालना है वस्तु का, अब कितना भार महसूस होगा, तो आर्किमिडीज के अनुसार वास्तविक भार में से ये वाला बल यानी उत्प्लावन बल माइनस कर दीजिए या हटाए गए द्रव का भार माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपको आभासी भार मिल जाएगा और इसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कोई वस्तु कब डूबेगी और कब तैरेगी। तो यही 3 केस आप देख लीजिए, इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 डायग्राम हम बना रहे हैं। इसमें देखिए, अगर हम ये कहें कि ये जो वस्तु है इसका जो भार है W नीचे की तरफ, उत्प्लावन बल U ऊपर की तरफ। ठीक है, 3 केस ले रहे हैं, ये W और ये ऊपर की तरफ U। फिर तीसरा हो गया, ये भी W हो गया और ये U। यहाँ पर U का मतलब है ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल जो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर, और W का मतलब इस वस्तु का अपना वास्तविक भार। तो अगर ये W ज़्यादा हो जाए U से, यानी इस वस्तु का जो भार है वो उत्प्लावन बल से ज़्यादा हो, तो ये वस्तु जो है वो इस द्रव के अंदर डूब जाएगी। ये वस्तु यहाँ पर डूब जाएगी यानी अंदर पहुँच जाएगी, ऐसा केस मिलेगा। ठीक है, ऐसा केस होगा जब ये केस मिलेगा। तो दूसरा कि अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर हों, W और U दोनों बराबर हों, तो जब दोनों बराबर होते हैं तो ये वस्तु द्रव की सतह पर ऐसे तैरती है। ठीक है, मतलब सतह पर इस तरीके से आप दिखा सकते हैं इसको, ये डूबते हुए तैरती है। ठीक, और केस नंबर 3, जब ये तो W बराबर U था और ये W ग्रेटर देन U था, जब W लेस देन U हो जाएगा, मतलब उत्प्लावन बल ज़्यादा काम करेगा इस वस्तु के भार से, तो ये जो वस्तु है वो एकदम ऊपर सतह पर तैरेगी। तो कोई वस्तु कब सतह पर तैरेगी, जब W लेस देन U, और कब डूब के तैरेगी, जब W बराबर U, और कब डूब जाएगी, जब W ग्रेटर देन U। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल और तैरने का जो नियम है, उत्प्लावन बल का जो नियम है, उसके आधार पर ये 3 कंक्लूजन आप याद रखेंगे। और इसके आधार पर बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स आते हैं कि कोई वस्तु जैसे लोहे की इतना बड़ा जहाज होता है, स्टील का बना होता है, वो नहीं डूबता है। तो बात यह है कि वो इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि उसके द्वारा विस्थापित द्रव का जो भार है वो उस वस्तु के भार से ज़्यादा होता है। दैट मीन्स ये जो केस होता है, ये वाला केस लागू होता है, U ग्रेटर देन W, तो इस वजह से वो नहीं डूबती है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं जो बर्फ़ होता है वो भी पानी पर तैरता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। पानी का घनत्व बर्फ़ के घनत्व से ज़्यादा होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर हाईएस्ट होता है डेंसिटी। तो इसी वजह से वो उसके ऊपर तैरता है, क्योंकि डेंसिटी कम रहती है और वो अपने भार से कहीं ज़्यादा भार वाले द्रव को विस्थापित कर देता है। तो जितना ज़्यादा द्रव को विस्थापित करेगा उतना ज़्यादा उत्प्लावन बल लगेगा और इसी वजह से वो तैरता रहता है। ठीक है, चलिए फिर इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया, हमने तो सोचा था कि छोटे में ही हो जाएगा, बट थोड़ा इलेबोरेटिव होने की वजह से चीज़ें ज़्यादा खिंच गई हैं। बट कोई बात नहीं, ज़रूरी है, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के बारे में, जो होगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।